A very good morning. I'm here in front of you, correct? I'm Ayur Agarwal, wanted to talk about ECL and its preparation. June exams coming nearby. So every student have to perform best and कुछ guidelines उस बारे में I'll come to will give one by one guidelines how to appear and how to write, how to basically study for ECL subject for coming June exams or it may be coming December exams, but especially for June exams. आई वॉन्ट टू टच सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो दिसंबर एग्जाम्स को लेते हुए हमें जून एग्जाम में क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स नियर बाय इन ECL बीइंग अ सिंपल पेपर, सम स्कोर्ड वेल सम डिड नॉट स्कोर वेल, तो वो ध्यान में रखते हुए हमें मुझे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना है, करेक्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो. फर्स्ट थिंग, पेपर वॉज डायरेक्ट, पेपर डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, राइट अबाउट फ्यूचर्स क्या है, करेक्ट है? तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं डायरेक्ट पेपर के लिए भी कहीं ना कहीं पैनिक कर रहा है, बट यू नीड नॉट पैनिक. आपने समझना है, आप यू नीड टू राइट द लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब लाइक डेफिनेशंस लिखना है, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कौन है, करेक्ट है? एग्जाम्पल, करेक्ट है? ये सारे कंटेंट आपने केस लॉज में भी लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको आता है. अगर आपको पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, करेक्ट है? तो स्टूडेंट अप टू द मार्क आंसर नहीं लिख पा रहे हैं कि कंज्यूमर वो होता है इन केस ऑफ गुड्स है कि वो बायर है गुड्स का या यूजर ऑफ द गुड्स है, या सर्विस के केस में बेनिफिशियरी है या अवेलर ऑफ द सर्विस है, पर्सनल यूज के लिए ही होना चाहिए. तो ये सारे कंटेंट्स जो होता है ना, वी स्टडी इन चार्ट फॉर्म. तो चार्ट फॉर्म में अपने पूरे थियोरी को प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट इन द सेंस पढ़ते समय अपने चार्ट फॉर्म में की पॉइंट्स बनाकर पढ़ना है, ठीक है? वेरेवर देर इज अ सिचुएशन, सेकेंड अगर मैं बता रहा हूँ कि देखो आपने चार्ट फॉर्म की पॉइंट्स ध्यान में रखना है. पॉइंट नंबर 1, लाइक एग्जाम्पल के राइट अ नोट अबाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड, इट कैन बी डॉक्यूमेंट, इट कैन बी लेटर. एग्जाम्पल बता रहा हूँ, करेक्ट है? कि इट शुड बी. तो ये सारे पॉइंट फॉर्म अपने पूरा बना के अपने नोट्स में बनाकर रखना है. सेकेंडली, थियरी पढ़ते समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने राइटिंग करना, हर आंसर्स लिखना, हर आंसर्स डेफिनेशन लिखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ते रहते हैं बस रीड कर रहे, आ रहा है, बट एग्जाम में वो आउटपुट लिख कर नहीं आता है. तो सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू जॉट डाउन और आई वॉन्ट टू टेल इज राइट एंड लर्न. राइट लर्न, देन यू बेसिकली राइट इन दी एग्जाम. आपको एग्जाम में फिर लिखते आएगा, समझ रहे बात? तो सबसे पहले मेक चार्ट्स, मेक समरी नोट्स. सेकेंडली, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट समरी नोट्स आपको जैसे एग्जाम से पहले रिवाइज करते नहीं आता है, ठीक है? तो अगर चार्ट समरी नोट्स रहेगा तो रिवाइज करते आएगा, फुल नोट्स रहेगा तो पूरा रिवाइज करते नहीं आएगा. दूसरी बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपने समझना कि कहीं ना कहीं अपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया है, करेक्ट है? आप जितना लिखोगे उतना आपका कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस में फर्क आएगा. तो सेकेंड पॉइंट जो हम थे, राइटिंग प्रैक्टिस, हर चीज़ आंसर्स लिखना, थियरी लिखना, पॉइंट फॉर्म लिखना, इससे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया रूल इज राइट रिटेन रिकॉल इन द एग्जाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, मेक अ स्ट्रैटेजी. रेफर ऑल past examination questions which have been given in the scanner or anywhere, correct? Like I have ECL PlayStation which is containing all the past examination question answer format. तो आपने उसको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीका आपको समझ में आएगा. द वे दे आस्क अ क्वेश्चन, आंसर कंटेंट रिमेन द सेम, द वे दे आस्क अ क्वेश्चन में डिफर, करेक्ट है? स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, अरे अच्छा ये ऐसा पूछा है, बट आपका कंटेंट तो सेम रहने वाला है. आपने पास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन बैंक या स्कैनर या प्ले स्टेशन हो, कोई भी फॉर्म में हो, आपने उसको कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए. सर कैसे पढ़ना चाहिए? सर एक एक्ट पढ़ा पूरा, उसको उसके चार्ट्स बनाए, की नोट्स बनाए, वो पढ़ने के बाद इमीडिएटली आप प्ले स्टेशन पे जाओ. प्ले स्टेशन के क्वेश्चन आंसर बगैर देखे पहले क्वेश्चन देखो, उसका आंसर अपने बुक में लिखो, आंसर कंपेयर करो स्टैंडर्ड आंसर से. आपने जो लिखा है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड आंसर से, फिर आपको समझेगा कि व्हाट आंसर इज एक्सपेक्टेड और आपने कितना कम लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है. अगर आपने कुछ कम लिखा है, वो पॉइंट को रेड फॉर्म में आपके आंसर शीट पर कहीं ना कहीं मार्क करके रखो कि आपने ये पॉइंट लिखा नहीं है. लाइक एग्जाम्पल, मैंने पहले पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा,
कंपटीशन एक्ट की पूरे चार्ट्स बनाए, डेफिनेशंस पढ़ा, उसका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सब कंटेंट पढ़े, रेगुलर नोट्स है, करेक्ट है। बाद में मैं प्ले स्टेशन ओपन करूंगा, कंपटीशन एक्ट का क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन बुक बंद कर मैं एक आंसर शीट में अपना स्टैंडर्ड आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। उस आंसर को मैं प्ले स्टेशन के आंसर से कंपेयर करूंगा तो सपोज मैंने 3 पॉइंट्स कवर अप किए बट एक्सपेक्टेड 5 पॉइंट थे, तो जो 2 पॉइंट मिसिंग था उसको अपने मेहनत करना है, उसको रेड पेन से मार्क करके उसको फिर से अपने आंसर शीट में लिखना है, करेक्ट है। तो ऐसा करते करते अपने सारे एक्ट्स के प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिसॉल्व करना है और रिवॉल्व करना है, क्योंकि इससे 2 चीज़ क्लेरिफाई होगी। जो मिसिंग पार्ट है, आप क्या भूल जा रहे हो, ये आपको समझ में आ जाएगा बाय रेफरिंग टू स्टैंडर्ड आंसर्स, प्लस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है वो आपको कहीं ना कहीं क्लिक होगा, करेक्ट है। तो देखो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले आपने डेफिनेशंस है, थियरीज है, चार्ट्स की नोट्स में और समरी नोट्स में कन्वर्ट करो अपने खुद के वे में, करेक्ट है। मैंने आपको क्लास में चार्ट्स और या हर डेफिनेशन कैसे उसको प्रेजेंट करना है, हर कंटेंट को चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है वैसा। पॉइंट नंबर 2, आपने कहीं ना कहीं क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है, कहीं कि स्कैनर या प्ले स्टेशन या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को देखकर राइटिंग प्रैक्टिस करो, देखो आपने क्या मिसिंग किया वो लिखना है। ये 3 चीज़ आपने अगर कर लिया सभी एक्ट्स के लिए, डेफिनेटली एग्जामिशंस मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा उसका देखो, आपने थियरी समझा भी है और उसको एग्जाम वे में अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके उसने अपने अप्लाई भी किया है। और मेरे साथ एक गेस्ट है संपदा, ठीक है, गेस्ट माय स्टूडेंट, ठीक है, शी स्कोर्ड 67 इन ECL दिस एग्जाम, तो वो भी आपके साथ शेयर करेगी और आपको बताएगी व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी। सो आई वेलकम संपदा ऑन द स्टेज एंड शी विल कंटिन्यू विद द वीडियो, ठीक है। वी हैव अ स्टूडेंट हियर, संपदा, स्कोरिंग 67 इन द ECL सब्जेक्ट। फिर से उसके लिए और एक जोरदार तालियां, करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए कि हाउ शी स्कोर्ड, बिकॉज स्टूडेंट डोंट, थियरी में देखो MCQ ABCD कहीं ना कहीं आप लैंड अप हो सकते हो, उसमें भी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो आ गया बोले तो, करेक्ट है। बट थियरी में 67 इज नियर बाय 70, आप समझ रहे हो, नियर बाय 70 है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी रहा रहेगा। डू यू थिंक यस और नो? यस, ऑब्वियसली आई ऑल्सो बिलीव। और मुझे भी स्ट्रैटेजी पता करना है कि स्टूडेंट कैसा कर रहा है। हम अपने लेवल पर तो अपने स्ट्रैटेजीज रखते हैं, बट एज अ स्टूडेंट उसका क्या बोलना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पीपल अपियरिंग इन द जून एंड द कमिंग दिसंबर, राइट। तो यू शुड बी अवेयर, आज ऑलमोस्ट फेब में हम हैं और कमिंग 3-4 मंथ्स आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, इसमें से हो सकता है कि वन ऑफ द पॉइंट विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग आई क्लेरिफाई, बीइंग अ सेकेंड अटेम्प्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट 47, सेकेंड अटेम्प्ट 67, ये रियलिटी है, करेक्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कितना था, 47, देन जंप डायरेक्ट 20 मार्क्स विथ 67 इज अ बिग थिंग। अगेन इसके लिए जोरों से तालियां बजती है, बात है, करेक्ट है, ठीक है। जो चीज़ है बहुत फ्रैंक रहने वाला है, आपको भी फ्रैंक रहना है, सही बताना है जो आपको सही लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव, माइक शेयर करेंगे, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन अ सेल्फ स्टडी ऑफ ECL फॉर दिस अटेम्प्ट, कितने बार? 2 से 3 बार मैंने नोट्स पढ़े थे जो भी मेरे पास थे, उसके बाद मैंने मेरे सेल्फ नोट्स बनाए थे। ये ECL थ्योरी सब्जेक्ट्स है तो चैप्टर्स भी वास्ट रहेंगे, और पार्ट ए और पार्ट बी तो इजी रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। और पार्ट ए में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे टोपा है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंपटीशन एक्ट है, तो उसमें जो रिड्रेसल कमेटी है या फिर जो कमिटीज़ है उसके पॉइंट्स आप लोग को निकालना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। क्योंकि हम लोग लास्ट मंथ तक तो ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, टाइम भी उतना रहता नहीं है, तो हम लोग को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इसमें ये चैप्टर में कौन सा कंटेंट है, मुझे क्या पढ़ना है, किस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये पहले आप अपना व्यू बनाओ कि क्या क्या आ सकता है, और उसके बाद आप लोग वैसे चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, आपको जैसा याद रहे वैसे आप बनाओ। चार्ट्स डायग्राम मतलब ये कहीं तो टच करना पड़ेगा, ये पॉइंट उसने कुछ तो बोला ना कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है, करेक्ट है। डाइजेस्ट पढ़ते जाते एग्जाम वापस पढ़ते जाते, दूसरी बार रिवाइज हो गया। जब बट आप बीच में एक ब्रेक लगाते अपने चार्ट डायग्राम की नोट्स बनाए, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट रोल आपने क्या किया बताओ थोड़ा सा, चार्ट्स डायग्राम पे ध्यान देना है। जैसे हम लोग ने कंपटीशन एक्ट लिया, तो कंपटीशन एक्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI,
तो उसमें चेयरमैन का क्या रोल है, या फिर चेयरमैन कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, रोल क्या प्ले करता है, तो ये सब आप लोग को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाना पड़ता है, क्योंकि थेरोटिकली आप रीड करो तो मगअप हो जाएगा और याद भी नहीं आएगा। तो अगर अपने चार्ट्स बनाया, हम लोग तो ऐसे ही ड्राइंग्स बनाते हैं, तो वैसे हम लोग को ड्राइंग्स बनाना है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो मैंने ऐसे ही किया था। और जो भी आपको हार्ड जा रहा हो या फिर अच्छा लगता हो, मतलब इम्पोर्टेंट लगता हो, उसको अंडरलाइन कीजिए और वो याद रखने की कोशिश कीजिए। लीगल टर्म्स जो रहते हैं, मतलब सर ने हम लोग को बोला था कि जो कोर वर्ड है डेफिनेशन में या फिर कंटेंट में, तो वो कोर वर्ड याद रखो और वो कोर वर्ड एग्जाम में लिखो। वो हाँ, डेफिनेशन में पोटेंशियल बायर का सर ने हम लोग को बोला था, तो मैंने याद रखा था। कार्टेल की डेफिनेशन में जो जो है वो सब मैंने याद रखा था। और मुझे तो अभी भी याद है कि एग्ज़ाम को 20 दिन बाद थे, हम लोग को डेफिनेशन तक नहीं आ रहा था, तो सर ने हम लोग को जो समरी नोट्स दिए थे मैराथन बैच में, तो उससे मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे डेफिनेशंस क्लियर हो गए थे। वो कंपटीशन कमीशन के जो मेंबर्स थे या फिर जो चार्ट्स थे उससे ही मैंने पढ़ा था, तो वो मुझे याद रहा पेपर के टाइम तक। तो डू यू थिंक कि आप सभी जो बैठे हैं कि समराइज नोट्स बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है? बिकॉज सारा सब्जेक्ट 20 एक्ट है आपके सामने, सब चीज़ रिकॉल कैसे होगा? इतने सारी चीज़ रिकॉल होने के लिए आपके खुद के एक नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू राइट। राइटिंग प्रैक्टिस, आई विल कम टू द पॉइंट। मैं इसे डिस्कस कर रहा था, इससे मुझे जो समझ में आता है, ठीक है। द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट, द डिफरेंस वाज इन राइटिंग, आई थिंक सो, यस, करेक्ट है। मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, सेकेंड अटेम्प्ट में लिख कर पढ़े। What you write you retain, I always tell this rule, correct? What you write you retain you recall। ये पूरा कनेक्शन है, हाथ से लेकर दिमाग से लेकर याद करने का। ये मुझे बता, इस पर तेरा क्या रोल था? मैंने कैसे किया था, मैंने पहले एक एक्ट लिया, उसका पूरा नोट्स रीड किया, बाद में मुझे जो जो याद आता था वो मैंने लिखा, और जो याद नहीं आता था वो मैं फिर से लिखती थी, फिर से पढ़ती थी कि मुझे वो याद आ जाए। और आप जो समरी नोट्स बनाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा याद, मतलब अच्छा होगा उससे। तो मैं जो जो रीड करती थी मुझे याद नहीं रहता था, कभी कभी ऐसे चल रहा था कि मैं रीड करती हूँ और दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। ऐसे हमारे बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग जो भी है याद नहीं रहता वो लिख के लो और प्रैक्टिस करो लिखने की। क्योंकि कैसे होता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस तो हम लोग देखते हैं सामने, आंसर्स भी पता होता है, पर लिखना कैसे है वो याद नहीं रहता। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, तो आपको अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। ओके, मतलब देखो एक एक चीज़ नोट करो। एक चीज़ राइटिंग होनी चाहिए, दूसरी बात समराइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। रिवीजन में अपने जितना लिखोगे, जो पॉइंट पहले बगैर देखे लिखो, फिर जो पॉइंट अपने याद नहीं किया था फिर देख कर लिखो, रिकॉल करो, करेक्ट है। अब और एक क्वेश्चन है, ईसीएल का पेपर जो अभी समझिए अटेम्प्ट की बात करें, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कितने केस लॉस थे, कितने क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे? 3 कैटेगरीज होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ सपोज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जांपल, राइट अबाउट कमेंट अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। हम अब जो अभी आप लोग ने एक्ट पढ़ा थोड़ा नियर बाय ऐसा, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, करेक्ट है। कितने इनडायरेक्ट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वेटेज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर दिस अटेम्प्ट जो हुआ था, करेक्ट? वो आपको स्टूडेंट को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और जो केस लॉज होते हैं वो बहुत कम आते हैं। पर सभी क्वेश्चंस देखे जाए तो लीगल लैंग्वेज और वो कोर कंटेंट वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चे को आता है, इसने लीगल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपके पास वो नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली मार्क दे देता है। पर केस लॉज में कैसे होता है, आपको उसका एनालिसिस करके जजिंग करके फिर वो लिखना पड़ता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखना ये बहुत ईजी बात है। तो आप लोग क्या करो, जो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसका बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आपको कंटेंट्स पता है, फीचर्स पता है, जो डेफिनेशन दिया है वो पता है, तो आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली केस लॉज। ईसीएल के पेपर में तो 3 से 4 केस लॉज आते हैं, वो भी कंपटीशन पे या फिर वो कंज्यूमर एक्ट पे ही आते हैं कि कौन ये कंपटीशन एक्ट अप्लाई करेगा या कंज्यूमर एक्ट अप्लाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपको कमेंट करना पड़ता है। अभी ये अटेम्प्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन कुछ तो डॉक्ट्रिन पूछा था, वो हम लोग में से किसी को भी नहीं आया था। तो आप लोग कुछ अवेयर भी रखना चालू करो कि मॉड्यूल में क्या दिया है, जो आपके नोट्स में नहीं है और मॉड्यूल में है वो कंपेयर करो कि मेरे पास जो है, मेरे पास जो नहीं है, और जो नहीं होगा उसका नेट पे से डाउनलोड करो या फिर वेबसाइट से डाउनलोड करो,
इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स रहते हैं उस पे से देखो, अमेंडमेंट्स देखो। अभी पहले अटेम्प्ट जब मेरा था जून, तो एफटीपी पूरा चेंज हुआ था, तो हमने वो ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी इस अटेम्प्ट में सर ने, मतलब हम लोग का लंच ब्रेक के बाद सर आपने एफटीपी लिया था और हम लोग ऐसे ध्यान दे के पढ़ रहे थे। सर ने बोला क्या हुआ, हम लोग को कुछ भी नहीं आ रहा था एफटीपी का, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था, और एग्जाम में एफटीपी का क्वेश्चन आया और सर की वजह से मैं लिख पाई। तो जो अमेंडमेंट्स है वो भी आप देखो, ऐसे इग्नोर मत करो कि अमेंडेड है और मैं अभी कैसे करूँ। तो अमेंडमेंट्स देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो, केस लॉज आपको अच्छे से नहीं आते हो तो उसकी प्रैक्टिस करो, जिसको आते हैं उसको पूछो। वो जजमेंट, एनालिसिस एंड फैक्ट, उसके अनुसार ही हम लोग लिखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखने की भी कोई बात नहीं है, जितना पॉइंट है उसमें उतना ही लिखो। बस जो लिख रहे हो वो लीगल लैंग्वेज में लिखो, आपका ओन लैंग्वेज मत लिखो। शी वॉज देयर इन मैराथन, डायरेक्टली मैराथन के दिन पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा सुन रहे सब लोग, सर एफटीपी पढ़ा रहे तो सबका ध्यान जा रहा है। तो बोला ऐसा क्यों देख रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। बोले सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पहले ये दूसरे जगह थे, मैं वो कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बट वॉट एवर में भी हमने पढ़ा ही नहीं सर ऐसा। फिर बोला ठीक है अब तो पढ़ाना, यही पढ़ाना पड़ेगा, और एग्जाम में आ ही गया उसी में जो रहता है। ठीक है वो कभी लक हो जाता है, करेक्ट, विच जो एस्केप यू लर्न एंड देन यू राइट इन द एग्जाम। अच्छा एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ होता है क्या कि 5 मार्क 5 पॉइंट या 5 मार्क 10 पॉइंट, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब डू यू रियली थिंक, एक सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जितना लिखते हो बस उतना ही अच्छे से लिखना। ऐसा नहीं है कि हम लोग का आंसर 2 लाइन का भी हो सकता है पर उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। बस आप लोग को वही लिखना है और अच्छे से लिखा, आपने कोर कंटेंट लिखा तो आप लोग को 5 पॉइंट्स अच्छे से मिल जाएंगे। बस ये मत रखो कि ये बीकॉम के एग्जाम के जैसा नहीं है कि हमने कुछ भी लिखा चलता है। मैंने तो बीबीए किया है, मुझे तो आदत है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, पर ये इस टाइम पे मैंने बहुत फोकस किया था ईसीएल पे, और मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे, जो याद नहीं रहता था वो बार बार पढ़ा था, और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे मैंने वो अच्छे से किए थे। और आप लोग ऐसे पॉझिटिव्ह रहो की कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम तक तलवार खाली नाही ठेवायची, त्याच्यामुळे जे आहे ते कंटिन्यू करत राहा, पॉझिटिव्हिटी ठेवा, बस एवढंच। और एक बात है, डेफिनेशंस कितने काम है एग्जाम में? कंटेंट लिखते समय क्या होता है, बच्चे डेफिनेशन पढ़ते नहीं, बोलते सर ये भी पढ़ना पड़ता है क्या, ऐसा? तो कितने काम आता है? हम लोग तो हमारा ओन डेफिनेशन इधर लिख नहीं सकते, तो जो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हमने लिया है और जो उसमें जो मेन वर्ड्स है वही हम लोग को लिखना पड़ता है। तो मुझे तो डेफिनेशंस भी याद नहीं थे। 10-20 दिन बाद मेरा एग्जाम था, हम लोग इधर ही बैठे थे ईसीएल के मैराथन में। सर ने जो हम लोग को समरी नोट्स दिए थे उसमें सर ने चार्ट वाइज डेफिनेशंस दिए थे और अलग अलग चार्ट्स बना के दिए थे, इधर बोर्ड पे भी लिख के दिए थे, तो वो डेफिनेशन मेरे यहाँ से क्लियर हो गए। और अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर अच्छे से याद नहीं है तो उससे रिलेटेड थोड़ा लिखने की कोशिश करो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी इरिलेवेंट लिखो, पर आप लोग डेफिनेशन लिखते हो तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, तो डेफिनेशन भी अच्छे से लिखो। जो कोर कंटेंट है लीगल टर्म्स है, बेसिकली ये थेरी सब्जेक्ट में सी लॉ में भी लीगल वर्ड्स ही बहुत काम आते हैं। अपनी ओन राइटिंग कुछ मैटर नहीं करता, तो गाउठी इंग्लिश हो जाएगी। तो जो भी आप लीगल टर्म्स है जो मॉड्यूल से आए वही बस प्रिपेयर करो, फॉलो करो और वही लिखो। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? शैल आई टेल, कैन आई कंक्लूड दैट कि ईसीएल राइटिंग करना बहुत जरूरी है, यस और नो? यस। दूसरी बात, चार्ट फॉर्म में पढ़ना जरूरी है, समरी नोट्स बनाना जरूरी है, करेक्ट है। समरी नोट्स बनाते समय चार्ट जब बनाते तो पोटेंशियल यूजर या ऐसे वर्ड्स हम जो टच करते हैं, करेक्ट है, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, करेक्ट है। एंड 2-3 बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली स्कोर हो सकता है। डू यू थिंक? यस, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस, यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू ईसीएल। सपोज अगर मैं समझ रहा हूँ 60 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, 20 मार्क केस लॉ, 20 मार्क इनडायरेक्ट, एक जनरल ऐसा कोई रूल नहीं है, इंस्टीट्यूट का कोई रूल नहीं होता है, करेक्ट है। हाँ, तो यू कंक्लूड व्हाट यू वांट टू टेल। ईसीएल में एग्जाम्शन स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो। 2-3 बार हम लोग वो जो नोट्स है आपके पास वो रीड करो, बाद में खुद के क्वेश्चन आंसर बनाओ या फिर लिखने की प्रैक्टिस करो। मैंने पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं किया था, सिर्फ रीड किया था और पेपर देने चली गई थी। और इस अटेम्प्ट में मेरा 47 स्कोर आया था तभी। तो इस अटेम्प्ट में मैंने देखा था कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स हो गई। पहले अगर आप अभी भी रिपीटर हो या फिर अटेम्प्ट देने वाले हो तो आप लोग पहले ये सोचो कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, जैसे मेरा कॉस्टिंग था, तो मैंने ऐसे ठान लिया था कि मुझे 2 सब्जेक्ट में तो एग्जाम्शन लाना है। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो या फिर उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करो।
सब सारे सब्जेक्ट्स के जो जो थेरी सब्जेक्ट्स है उसके समरी नोट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, जैसे कि आपको याद रहे बाद में। और अगर आप में पॉजिटिविटी है, लास्ट टाइम तक आप करते हो तो भी आपका अच्छे से एग्जाम्शन आ जाएगा। बस जो जो बातें बताए कि लीगल टर्म्स है, चार्ट फॉर्म्स है, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं पर क्या लिखे क्या नहीं, स्टार्टिंग कैसे करूँ, वो सब क्वेश्चंस में हम लोग फिर पड़ जाता है, फिर टाइम भी निकल जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन का पहले से ही प्रिपरेशन करो। जो भी केस लॉज है, केस लॉज की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में अपना पॉइंट, अपना व्यू देना पड़ता है कि क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, तो वो भी लीगल टर्म्स में लिखो। ऐसे नहीं कि मुझे मेरी ओन लैंग्वेज में लिखना है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, वो याद करो, अच्छे से पढ़ो और लिखो। ऑल द बेस्ट। तो बेसिकली आई विल कंक्लूड व्हाट आई वांट टू टेल। एक मिनट, जहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको समझ रहा है ना, हम उसको बोलते हैं ये तो आता है, ये बाद में पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट नहीं आता हम उस पर मेहनत करते हैं, बट उल्टा होता है, जो सब्जेक्ट आते हैं उसको और डेवलप करो यार। समझ रहे बात? इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू आर गेटिंग टैक्स, डेवलप मोर टैक्स। इफ़ यू आर गेटिंग सी लॉ, उसको आप ये मत करो कि हाँ ये आता है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको और कॉम्पिटिटिव बनाओ और स्ट्रैटेजिकली 4 में से 2 सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो कि दैट विल गिव अ पुश अप एंड स्कोर एंड बेस्ट। समझ रहे बात? लाइक अगर इसलिए समझ आ रहा है ये तो आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उल्टा एटीट्यूड है स्टूडेंट का। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट आता है ना उसको पूरा पॉलिश करके बढ़िया स्कोर लाने का प्रिपरेशन कर सकते हो। जो हम उल्टा करते हैं एज अ स्टूडेंट, हम बोलते हैं कि नहीं सपोज मुझे कंपनी लॉ आ रहा है या मुझे ECL आ रहा है, एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी डिफरिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, करेक्ट है। सपोज एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट को ECL आ रहा है, पढ़ रहा है, हाँ ये तो आता है, ये क्या है, वही है कॉम्पिटिशन एक्ट है, उसके अंदर वही लिखा है, वही लिखा नहीं है, उसको और अच्छे से पॉलिश करो और डेवलप करो। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट है, हो सकता है तीसरा सब्जेक्ट है, करेक्ट है। तो दैट आई बिलीव एंड स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रैटेजिकली स्टडी कि ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, इसमें मुझे कैसे करना है, ये आपको करना चाहिए। चलो, थैंक्स अ लॉट टू हर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तालियां इसके लिए पहले जोर से। ओके, थैंक्स अ लॉट।